नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी पर। हम लोग आज बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो बचा हुआ है। आज 31 मई है और हमने ये वादा किया था कि आपको मई महीने के अंतिम तक सारे वीडियोस पेपर 1 के मिल जाएंगे। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 6 यूनिट को बहुत समग्रता से, बहुत एकदम क्या बोलते हैं डिटेल में और मैराथन मतलब 1 घंटे में कोशिश किया है, 1 से 1.5 घंटे में सारी यूनिट को खत्म करने के। आप लोगों ने शायद उसको पसंद भी किया है, इसलिए मेरा मोटिवेशन भी बढ़ा है और मैं लेके आ पा रहा हूँ सारी यूनिट आपके पास। ठीक है, तो उसी कड़ी में हम लोग आज देखते हैं भी क्या करेंगे कि एक यूनिट है डीआई। हालांकि डीआई ये मैथमेटिकल यूनिट है, 5 नंबर आना है और मोस्टली लोगों से बनता है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने अगर पढ़ा है डीआई, डीआई मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है ना, ये आप मोस्टली आप लोगों को आता है। ये छोटी क्लासेस से लेके जब तक आप 10वीं तक पढ़ते हैं तब तक आपको ये सिखा दिया जाता है। ठीक है, जैसे इसमें बेसिक क्वेश्चन जो आएंगे, आपके चार्ट आएंगे या फिर आपका पाई चार्ट आएगा, हिस्टोग्राम आएगा, बार ग्राफ आएगा। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा अभी थ्योरेटिकल ज्ञान देख लेंगे। ठीक है, तो इसको हम शुरू करते हैं। इसमें इस यूनिट को पढ़ने में हमारा मोटिव ये है क्योंकि मैं ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं कर पाऊँ, बट मैं एक पूरा का पूरा थ्योरेटिकल विजन आपको एक क्लियर कर दूंगा आपके माइंड में कि क्या क्या इसमें पढ़ना है। मान लीजिए कभी एक थ्योरी से भी एग्जाम में आ जाए तो उसको आप कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं और 2 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, 2 क्वेश्चन मैं यहाँ से करवाऊंगा, उसके हिसाब से आप लोग समझ जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले थ्योरेटिकल पोर्शन की बात हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है, जैसा कि नाम है, डाटा, डेटा, डाटा, जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन करना हो कर लीजिए। ठीक है, तो डेटा क्या होता है? तो डेटा एक सिंपल सी अगर डिफिनेशन कहा जाए तो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब जानकारियों का कलेक्शन होता है, संग्रहण होता है इसमें डेटा में। ठीक है, बहुत सारी जानकारी है। जैसे एक कोई स्टूडेंट है तो उसका डेटा क्या क्या होगा, कितने मार्क्स पाता है, कितने फिजिक्स में कितना पाया, मैथ में कितना पाया, केमिस्ट्री में कितना पाया, बायो में कितना पाया, इस तरह का उसका डेटा बनता है और उसको इंफॉर्मेशन के रूप में रहता है, फिर वो डेटा बन जाता है। ठीक है, जैसे आपका एक बायोडाटा बनता है। बायोडाटा में क्या होता है, आपकी सारी डिटेल होती है, आपकी सारी इंफॉर्मेशन उसमें रहती है, उसी को डेटा बोलते हैं। तो उसमें हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, डेटा का सिंपल सा आप मीनिंग समझ गए हैं। ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, इसी में जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन अगर बोलेंगे तो इंटरप्रिटेट करना मतलब व्याख्या करना, कुल मिला के डेटा का, वो आगे आएगा। तो अभी हम थ्योरेटिकल पोर्शन में ये देखते हैं। अभी डेटा की इंटरप्रिटेट या फिर डेटा को संग्रहित करने के लिए कुछ विधियां होती हैं। जिस किस हिसाब से विधियां होती है उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। जैसे इसमें एक क्वांटिटेटिव डाटा होता है और आपका एक क्वालिटेटिव मेथड होता है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में आप क्या समझते हैं अंतर? तो ये मैं थोड़ा सा यहाँ पर अंतर करना चाहूंगा, क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव। सिंपल सा यहाँ पर हिंदी में अगर देखा जाए तो गुणात्मक और मात्रात्मक में क्या अंतर है। कोई भी आप प्रोस्पेक्टिव ले लीजिए, डेटा के संबंध में ले लीजिए या फिर कहीं भी ले लीजिए, आप टीचिंग में ले लीजिए, तो या फिर आप कुछ खाने पीने के सामान में ले लीजिए या फिर कोई आप परचेज कर रहे हैं वहां पर देख लीजिए, पर मात्रात्मक गुणात्मक में क्या अंतर है। ठीक है, वहां से थोड़ा थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ में आएगा। तो सबसे हम लोग डेटा के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्वालिटेटिव गुणात्मक की बात करें तो गुणात्मक कब होता है? गुणात्मक मतलब एक ह्यूमन, मानव है, उसके एक हार्ट की बात की जाएगी। हार्ट मीन्स कि उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके भाव की बात की जाएगी। और भाव की बात कब की जाएगी? कि जब उसके एक ह्यूमैनिटीज जिसको कहते हैं, मतलब गुणात्मक में अगर कहा जाए तो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट का हम लोग को स्टडी करना होता है और ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट के यहाँ पर आंकड़े हम लोग को जुटाना होता है। जैसे इसमें हम लोग एक शब्द लिखें, सामाजिक, मानवीय, ये डाटा होते हैं। अब समझ रहे हैं ना? और क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक। मात्रात्मक मतलब सीधा सा मतलब है जहां पर हमको एक नंबर
या फिर संख्या क्या पता चल जाए, वो मात्रात्मक है। तो इसमें क्या होंगे, जैसे विज्ञान, विज्ञान एक सब्जेक्ट है, मान लीजिए विज्ञान के डाटा हुए, देखिए सामाजिक विज्ञान के डाटा हुए, मानव विज्ञान के हुए, प्राणी विज्ञान के हुए, जीव विज्ञान के, तो ये सब सामाजिक विज्ञान, ठीक है ना। मतलब सामाजिक और मानवीय, इसमें आप किस में आएगा, क्वांटिटेटिव में, क्वालिटेटिव सॉरी क्वांटिटेटिव में क्या होगा, वैज्ञानिक सर्वेक्षण, जैसे मतलब ऑब्जर्वेशन क्या होगा, तो उसमें क्या निकलेंगे, ज्ञान के डाटा, वहां पर क्या होगा, कुछ नंबर्स निकल के आएंगे कि हाँ इतने लोगों ने बीमारी से, कोई बीमारी से ग्रसित है, तो वहां पर डाटा निकल जाएंगे किस फॉर्म में, संख्या के रूप में, सीधा सा पहचान है, यहाँ संख्या की बात होती है, यहाँ गुण की बात होती है। दूसरा नंबर पे अगर बात करें कि और इसमें अंतर क्या होता है, तो निर्णायक, ये निर्णायक की भूमिका अदा करता है, ये निर्णायक की भूमिका नहीं अदा करता। निर्णायक मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक क्राइटेरिया सेट कर दिया गया कि 33% अगर पाओगे आप तो पास होगे, तो 33% मिला तो निर्णायक हो गया ना, पास या फेल का मामला है। ये निर्णायक नहीं कहे बल्कि इसको आविष्कारक कहते हैं, आविष्कारे। अब इसमें मान लीजिए ठीक है, नहीं पाया कोई बच्चा 33%, 25% पाया, कोई 32%, तो इसमें एक खोज हो गई ना, आविष्कार हो गया कि इतने पानी में है और इस लेवल के, इसको और स्टडी कराओ तो अगले साल पास हो जाएगा। तो ये आविष्कारी और ये निर्णायक नेचर का होता है, ठीक है। और इसमें हम लोग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा की बात कर रहे हैं सॉरी। इसमें और क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए चित्र, चार्ट, ये सब वैल्यू अगर हमको शो करना है तो कहां पे करेंगे, आप क्वालिटेटिव डेटा में करेंगे, और क्वांटिटेटिव यानी इसको आप संख्यात्मक, संख्यात्मक इसको आप गुणात्मक लिख लेंगे, ठीक है, गुणात्मक, क्वालिटी गुण, इसको, इसमें क्या रहेगा, संख्या, नंबर से केवल बातें होंगी। तो इस तरह से, और चित्र में जैसे ऐसे बना सकते हैं हम लोग, कम ज्यादा, चार्ट ऐसे पाई बड़ा छोटा बना सकते हैं, संख्या में इसमें 1 2 3 इस तरह के नंबर से लिखे। तो ये डाटा का क्या है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ठीक है ना। इसमें मौखिक डेटा भी हो सकता है, इसमें क्या होगा, ऑब्जर्वेशन जो किया जाएगा, मतलब जो सर्वेक्षण किया जाएगा वही डेटा रहे। तो ये एक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में नॉर्मल हम लोग एक अंतर देख लिए, कभी एग्जाम में आ जाए तो हम लोग इसको कर पाएंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग आते हैं कि जो हम लोग का मेन पोर्शन है, मेन पोर्शन मीन्स क्या है एग्जामिनेशन में आने के लायक। तो एग्जामिनेशन में आने के लायक सबसे बड़ी बात पहला है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। अच्छा, डेटा को हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कितने तरीके से होता है, आप लोग जल्दी जल्दी नाम लिखिए। तो आप सब बोलेंगे टेबल के फॉर्म में होता है, होता है। और किस फॉर्म में होता है, चार्ट के फॉर्म में होता है, ग्राफ के फॉर्म में होता है कि नहीं होता है, सब लोग को पता है ये होता है। लाइन ग्राफ होता है, हिस्टोग्राम होता है, चार्ट में आप इसमें पाई चार्ट लिख सकते हैं। तो इतने तरीके से रिप्रेजेंटेशन होते हैं, सारणी बनाई जाती है, कॉलम बनाए जाते हैं, रो बनाए जाते हैं। तो इस तरह का आपका डेटा का रिप्रेजेंटेशन इतने तरीकों से होता है, ये आप सब लोग को बेसिक पता है। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर और चर्चा कर लेंगे कि हम लोगों ने जैसे नाम सुना हुआ है, जैसे मान लीजिए बार चार्ट, ठीक है ना, एक होता है आपका बार चार्ट, अंग्रेजी में बार चार्ट। ये कैसा दिखने में होता है, तो सबसे पहले आपने देखा होगा बचपन में छोटी क्लासेस में, ऐसे अगर आपका डाटा रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है ना, इसमें एक तरफ मान लीजिए लिख देगा कुछ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है ना, यहाँ पर लिख देगा संख्या 10, 20, 30, 40, और यहाँ पर कोई भी डाटा दे देगा, मान लीजिए कि इस महीने में कितना आइसक्रीम बेचा हुआ है, तो ये यहाँ पर डेटा हो गया, और इस तरह रिप्रेजेंटेशन रहेगा तो ये बार चार्ट कहलाएगा। उसके बाद दूसरा एक रिप्रेजेंटेशन आता है
इसको ध्यान दीजिएगा आप। दूसरा रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका होता है वो आपका होता है ये बार चार्ट। कैसा हुआ बार चार्ट? ये वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन हो, इसी में हॉरिजॉन्टल बार चार्ट आता है। हॉरिजॉन्टल ज्यादा एग्जाम में ये नहीं आता है, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, क्षैतिज बार चार्ट, ठीक है ना। अब ये कैसे बनते हैं? तो बहुत कम देखने को मिलता है कि ये लाइन होती है, एक ये लाइन होती है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक ऐसे ऐसे कॉलम, ऐसे कॉलम, ऐसा बना रहेगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर 0 वैल्यू रहेगी, यहाँ पर 10 रहेगी, यहाँ पर 20 रहेगी, यहाँ पर माइनस में रहेगा -30, ठीक ना। और यहाँ पर इधर भी वैल्यू आपका चार्ट बने रहेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर भी यही मंथ लिख देंगे, एक मान लीजिए डे लिख दीजिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और यहाँ लिख दिया गया कि इस दिन इतना कमाई होती है किसी दुकानदार की, ठीक है। तो इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन हुआ मतलब क्षैतिज रिप्रेजेंटेशन इसको कहते हैं। आप लोगों ने कम देखा होगा, लेकिन कभी आए तो आप ये ऑप्शन में कर सकते हैं कि हाँ क्षैतिज रिप्रेजेंटेशन भी होता है, ठीक है। तीसरे नंबर की अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हम लोगों ने देखा है कि एक रेंज वाला या फिर अंतराल वाला जो रिप्रेजेंटेशन होता है तो उसमें क्या होता है, ऐसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया जनवरी, यहाँ पर दे दिया फरवरी, यहाँ पर दे दिया मार्च, यहाँ पर अप्रैल। तो इस तरह से आपको एक रेंज वाला डाटा देगा। मतलब यहाँ से जैसे तापमान का हो गया और कोई मूल्य वृद्धि हो गई तो उसको रेंज बार चार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तीसरा, रेंज बार चार्ट। तो इसमें जनवरी के महीने में एक वैल्यू यहाँ से दी रहेगी, एक वैल्यू यहाँ, इतने से लेकर यहाँ बढ़े उतरी हुई 5, मान लीजिए 10, 15, 20, ठीक है ना। और दूसरा मान लीजिए फरवरी के महीने से यहाँ एक रेंज दिया रहेगा, इसमें आपको पता चलता रहेगा कि दो वैल्यूज के बीच में डिफरेंस दिया रहेगा, तो आप लोग पता कर पाएंगे। मान लीजिए 5 से 15 जनवरी महीने में बढ़ा, मान लीजिए कोई कहीं का मूल्य है, मतलब पेट्रोल का भाव ही अगर देखा जाए तो 5 से 15 बढ़ गया, वहां पर 25 से 15 से 25 हो गया, फिर यहाँ कम हो गया। हर महीने का इस तरह का अगर रेंज एक डिसाइड किया जाए कि तो रेंज मीन्स एक मिनिमम वैल्यू माइनस मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक ना। ये रेंज आपको बार चार्ट कहलाएगा, अंतराल कह सकते हैं आप हिंदी में। चौथा नंबर का एक बहुत कॉमन है, हिस्टोग्राम। ये आप अंतर समझिएगा। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम और बार चार्ट में क्या अंतर है? तो हिस्टोग्राम में जो डेटा रहता है आपका तो कंटिन्यू रहता है। कंटिन्यू मीन्स कि आप अगर देखेंगे, मान लीजिए ऐसा है, इसमें ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा, इस तरह का कोई आपका डाटा अगर मिला जो कंटिन्यूअस फॉर्म में मिलके बना होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्टोग्राम, ठीक है। इसमें भी यही जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसा ले लीजिए और यहाँ पर नंबर से लिख लीजिए 10, 20, 30। तो हिस्टोग्राम ये कहलाता है। तो पहचानने में आसानी है, ये अलग अलग है, ये क्षैतिज में पड़ा पड़ा है और एक ये और एक ये। और एक लास्ट आपका क्वेश्चन जहां से आएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है 4, 5वें नंबर की अगर बात करें तो एक आएगा आपका क्या, ये आपका क्या कहलाता है? पाई चार्ट, ठीक है ना। ये आपका क्या है? पाई चार्ट, ओके। तो पाई चार्ट में एक्चुअली क्या होता है, ये एक सर्कल होता है और सर्कल का पूरे वृत्त का कोण कितना होता है आपका? 360, 360 डिग्री होता है ना। तो यहाँ पर दो ही खेल है। मान लीजिए यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐसे वो दे देंगे आपको, डाटा दे देंगे यहाँ कहीं 5%, 3%, 4%, 10%, 50%, सॉरी, हाँ ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि इनका जो ये आप डिवाइड सेक्टर दिया हुआ है इसको सेक्टर बोलते हैं, त्रिज्या खंड। इनकी सारी वैल्यू आपका कितने परसेंट होगी? हमेशा 100%। किसी इसकी पाई चार्ट की वैल्यू हमेशा 100% होती है। इसमें इसमें आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना। मान लीजिए मैं यहाँ पर
लिख देता हूँ 20%, 20%, 20-20-40, 10-50, 40-90, ये 10-100। अब हो गया ना, ये 100% इसकी वैल्यू हमेशा होती है पाई चार्ट में, आप ध्यान रखें। और इसका एंगल 360 डिग्री होती है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मान लीजिए आपका वहां पर क्या दिया रहेगा, इसमें कोई व्यक्ति है वो अपनी खर्च ऐसे करता है, 20% कपड़ों पे करता है, क्लॉथ पे करता है, 10% आप अपने मोटरसाइकिल में करता है, 20% 10% आप वो अपने क्या बोलते हैं मेकअप पे कर देता है, 40% वो अपने खाने पे कर देता है, और 10% किसी और चीज पे करता है, मतलब ऐसे टीवी देखने में या फिर फिल्म ऐसे उड़ा देता है, ठीक। तो इस तरह वो ये खर्चे करता है। तो इस तरह मान लीजिए कभी आया कि ये क्लॉथ पे कितना खर्च करता है या फिर कितने डिग्री के कोण बनेगा जो उसने खर्च किया है, तो वहां से आपको करना क्या होता है, तो हमेशा इसमें दो ही चीज करना होता है। इसको मैं मिटा दूं ना, सॉरी, दो चीज करना होता है। मान लीजिए कभी क्वेश्चन में आपको ये दिया कि आपको परसेंटेज वैल्यू से कोण लाना है, मतलब परसेंटेज टू एंगल हमेशा करना है। तो आपको करना क्या है, देखिए परसेंटेज टू एंगल, परसेंटेज टू एंगल का मतलब क्या होता है कि हमेशा ये 360 बटे परसेंटेज 100, दैट मीन्स 3.6। इसका मतलब कि हमेशा आप क्या करेंगे, जब वैल्यू आपको चेंज करना पड़ेगा गुणे 3.6 कर दीजिए, या फिर गुणे 360 बटे 100 करिएगा, दोनों एक ही है। परसेंटेज से अगर कोण में पूछा है आपका उत्तर तो हमेशा ये करिएगा। और कोण दिया हुआ है, ठीक है ना, से आपको परसेंटेज में आपको जाना है तो इसमें बटे कर देना, बटे कितना 3.6, या फिर मतलब जितनी भी वैल्यू है x से मान लीजिए बटे 36/100। ये आपको काम करना है, बस इसके अलावा कोई आपको यहाँ पर ज्यादा कॉन्सेप्ट लगाना नहीं है, ठीक है ना। इतनी सारी चीजें आपको पाई चार्ट में आ जाता है, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ आएंगे। कुछ क्वेश्चन करने के पहले थोड़ा सा थ्योरी और समझ लेते हैं। थ्योरी समझने का ये मतलब है, इसको आप नोट डाउन या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। थ्योरी समझने का ये मतलब है कि हम लोग कुछ और वो करेंगे, कुछ थ्योरी को और समझेंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग डाटा मैपिंग, आपने नाम सुना होगा कि डाटा किस तरह मैपिंग की जाती है, उसको हम लोग जान लेंगे। उसके बाद हम लोग फिर 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे और इस टॉपिक को हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब खत्म करेंगे, ठीक। तो ये आपका थ्योरी है। फिर मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन कहाँ से आने हैं। क्वेश्चन मोस्टली वहीं से आते हैं, थ्योरी से बहुत कम आते हैं, फिर भी हम लोग थोड़ा देख लेते, कभी एक आध क्वेश्चन कभी कभी टकरा जाता है। ओके, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन में और देखते हैं डाटा मैपिंग। डाटा मैपिंग क्या होता है कि जो डेटा होता है ना उसकी ट्रेस किया जाता है, मैपिंग की जाती है, मतलब कि कहाँ कितना डाटा पहुंचा, कैसे पहुंचा और किस फॉर्म में पहुंचा है, तो एक रिकॉर्ड रहता है, ठीक है ना। तो वो डाटा मैपिंग कहलाती है। जैसे कोई कंपनी है, कोई स्कूल है या फिर कोई कॉलेज है, तो जो डेटा है तो कहाँ पहुंचा है, किस फॉर्म में पहुंचा, कब पहुंचा है, वो डाटा की मैपिंग होती है, ठीक है ना। जैसे और इसको कई एक्टिविटीज के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो डाटा मैपिंग की एक्टिविटीज क्या है, किस तरह से इसको परफॉर्म किया जाता है, तो 3-4 तरीके होते हैं जिसके माध्यम से इसको पहुंचाया जाता है। जैसे डाटा इंटीग्रेशन मतलब डाटा का एकत्रीकरण करना, एकीकृत डाटा करना, ठीक है। फिर क्या किया जाता है, डाटा का माइग्रेशन। देखो भाई, जिसको डेटा बोलना है जिसको डाटा बोलना हो, मैं तो डाटा ही बोलूंगा, ठीक। उसके बाद फिर डेटा का, अब
देखिए कोई कोई अंग्रेजी शब्द आप बोलने से क्या होता है, जैसे आपको डाटा बोलना है तो आप आराम से स्पेलिंग लिख पाएंगे और सामने वाला व्यक्ति भी लिख पाएगा, ठीक है ना, इसलिए बोलते हैं डाटा वेयर हाउसिंग कहते हैं, माइग्रेशन विस्थापन वेयर हाउसिंग। फिर तीसरे नंबर की आप होता है डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें लिखने में आसानी होती है, ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बचपन में हम लोग क्या करते थे, जनरल नॉलेज की बुक आती थी तो जनरल नॉलेज का वो याद कर पाना बड़ा मुश्किल होता था। तो क्या याद करवाया जाता था, कनऊ लदगे। कनऊ लदगे जब याद करेंगे तो हमेशा आपको याद हो जाए, क्योंकि वो उसी फ्लो में आप लोग उसको लिखेंगे। नहीं तो नॉलेज मतलब हम लोग एन से शुरू करेंगे, एन ओ एल ई जी, फिर जब से जाना हम लोगों ने कनऊ लदगे मतलब के एन ओ लदगे एल ई डी जी ई, तो तब से हम लोग सही लिखने लगे। इसलिए आप अपने हिसाब से आप इंग्लिश शब्दों का प्रोनाउंसिएशन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये डाटा ट्रांसफर की इन एक्टिविटी द्वारा डाटा की मैपिंग की जाती है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और कुछ कौन कौन सी तकनीक है डाटा को मैपिंग करने के लिए, तो निश्चित रूप से एक मैनुअल मैनुअल टेक्निक है, दूसरा आपका है सेमी ऑटोमेटेड। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ज्यादा इसमें लोड नहीं लेना, क्योंकि आसान है और ये कुछ करना नहीं है और एग्जाम में आने वाला है नहीं। हम लोग ने ये कहा कि एग्जाम सिलेबस में है तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अब आता है आपका DI, डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन मतलब डेटा का व्याख्या करना। डेटा का व्याख्या करने का ये मतलब होता है, इसमें इसको व्याख्या करने के लिए इसको भी दो तरीके से बांटते हैं, एक मात्रात्मक और दूसरा आपका आता है गुणात्मक। ये हमने समझा लिया है कि कैसे व्याख्या करना है, किसमें कौन सा व्याख्या करना है, ठीक है ना। मान लीजिए सामाजिक विज्ञान के विषय को व्याख्या करना है तो मात्रात्मक रहेगा या फिर गुणात्मक रहेगा उसके डेटा को, ठीक है। आप ये बताइए गुणात्मक रहेगा या मात्रात्मक। और मैथ के सब्जेक्ट को या फिर विज्ञान के सर्वे को अगर आपको लाना है, इंटरप्रेट करना है मतलब व्याख्या करना है, तो कौन से उसमें आए, गुणात्मक की मात्रात्मक, आप जरूर बताइए कमेंट में, क्योंकि हम लोगों ने इसको पहले पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद फिर DI के लिए कुछ स्केल आते हैं, DI स्केल। DI को व्याख्या करने के लिए इंटरप्रेट इंटरप्रिटेट करने के लिए क्या होता है, कुछ स्केल होते हैं। जैसे नॉमिनल स्केल एक होता है, नॉमिनल स्केल मतलब नाम मात्र का स्केल होता है। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल से आपको क्या होता है कि जिसमें नंबर्स नहीं होते, जैसे गैर संख्या वाले, नो नंबर्स, ये स्केल आपको अगर फाइंड करवाना हो, इसमें सिंपल सी बात है आपका गुणात्मक वाला आएगा, तो नॉमिनल स्केल से हो जाता है। दूसरा नंबर का स्केल आप कभी आ जाए एग्जाम में कि DI स्केल क्या क्या होते हैं, क्रम सूचक संख्या या साधारण स्केल इसको बोलते हैं, क्रम सूचक संख्या या फिर साधारण स्केल, ठीक है ना, सिंपल स्केल। तीसरे नंबर के स्केल जो होते हैं वो आपके एग्जामिनेशन में आने की संभावना कम है, अंतराल स्केल जिसको बोलते हैं, इंटरवल स्केल बोलते हैं, और चौथे को रेशियो। इसको अंतराल स्केल मतलब इंटरवल स्केल, और चौथे नंबर का आपका आता है रेशियो मतलब अनुपात। ये आपका व्याख्या करने के इतने स्केल आते हैं, बस यहीं से DI का आपका काम खत्म होता है, ठीक है ना। फिर एक और टॉपिक आपका आता है कि इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना, मिटा दे, ओके। अब मैं क्या करता हूं, एक और लास्ट टॉपिक बचता है जो आपके सिलेबस में होता है, ये DI हो गया। इसका थोड़ा सा DI का हम लोग महत्व देख लेते हैं। DI का महत्व महत्व आप सब लोगों को पता है, इंपॉर्टेंस क्या क्या होता है DI का। तो DI का इंपॉर्टेंस सिंपल सा है कि इसको क्या होता है, डाटा की पहचान करना। इंटरप्रिटेट क्यों करेंगे, पहचान करेंगे, व्याख्या क्यों करेंगे कि सही डाटा है कि नहीं, नियंत्रण करना, पहचान करना, नियंत्रण करना, ये सब क्या है, महत्व है। और महत्व में कौन कौन से हो सकते हैं, तो दो डाटा का या दो
डेटा को आंकड़ों का क्या करना है, तुलना करना है, और क्या है, डेटा के बाहर स्थितियों को पहचान करना है, और भविष्य में सूचना का देना है। जैसे तुलना आप देख लीजिए, भविष्य में सूचना देना का, ये डाटा का, डीआई का कुछ कुछ महत्व है। ये नॉर्मल से आप अपनी समझ के हिसाब से आप इसको कर पाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, दो क्वेश्चन में सॉल्व करने वाला हूँ। दो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करूंगा, एक तो मैं क्वेश्चन का, एक मैं ले रहा हूँ बार ग्राफ से, और दूसरा मैं ले रहा हूँ पाई चार्ट से। उसको मैं यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ। उसके बाद जो भी मेरे पास सोर्स है, किताब है, उससे मैं क्वेश्चन बोलूंगा, आप लोग नोट डाउन करेंगे और हम उसका सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग उसको करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लेके आए हैं, और पहले क्वेश्चन में ये है कि एक आपके सामने दिख रहा होगा बार ग्राफ, और बार ग्राफ के माध्यम से यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें बार ग्राफ में क्या जो है, कोई कंपनी है, उसके पदों में फिर कहाँ कहाँ अलग अलग जगहों में कहाँ खर्चा किया जाता है, उसका एक बार ग्राफ है। यहाँ पर खर्च का ये परसेंटेज है, यहाँ पर आधारभूत संरचना, परिवहन, विज्ञापन, कर, रिसर्च डेवलपमेंट, वेतन, ब्याज, ये आपका ग्राफ बना हुआ। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं बता रहा हूँ इसको समझने के पहले क्या क्या हम लोग को जरूरी होता है। आपको परसेंटेज आना चाहिए, एवरेज आना चाहिए, लाभ हानि थोड़ा बहुत आना चाहिए, बस इतने में आपका काम यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ज्यादा लोड लेने की जरूरत है नहीं, बस यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे, और आप लोग देखिएगा हम लोग कितने आसानी से इसको कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको प्लीज एक बार या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जो भी जैसा नोट डाउन करना चाहे नोट डाउन कर ले। तो मैं पहला सवाल करूंगा, और मैं आपसे बोलूंगा, सवाल आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जैसे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप इसमें नोट डाउन करेंगे। मैं नोट डाउन नहीं करूंगा, मैं एकदम क्लियर स्पष्ट बोलता हूँ, उसको आप नोट डाउन करें। तो सबसे पहले है, ऋण के ब्याज पर किया गया खर्च परिवहन पर किया गया खर्च से कितना अधिक है। एक बार फिर से, ऋण के ब्याज पर किया गया खर्च परिवहन पर किए गए खर्च से कितना अधिक है। ऑप्शन है 5%, 10%, 40% और 30%। तो इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या पूछा है कि परिवहन से ऋण का ब्याज कितना अधिक है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका वो क्या होगा, देखिए ऋण के ब्याज पर व्यय का परसेंट कितना है, ऋण के ब्याज के व्यय परसेंट कितना है, 17.5%। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, परिवहन पर किसमें है, ये ब्याज पर व्यय है, ऐसे लिखेंगे, ब्याज पर व्यय कितना है आपका, 17.5%। उसके बाद क्या पूछा है, परिवहन का, परिवहन पर कितना है, तो परिवहन पर आपका अगर देखा जाए तो कितना है, परिवहन पर 12.5%। अब क्या पूछा है, इसमें यही पूछा है कि परिवहन पर किए गए खर्च से कितना अधिक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कितना अधिक के लिए इसको सबसे पहले माइनस करेंगे, तो 17.5 माइनस 12.5। ठीक है, ये कितना आपका उत्तर आ जाएगा इसका, 17, 5, 12, 5, 17, दैट मीन्स 5 × 100/12.5, मतलब आपका आ जाएगा 40%। ये पहला क्वेश्चन का हल हो गया, 40% आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, इसको ध्यान से आप देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग आते हैं कि दूसरा क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, तो दूसरा क्वेश्चन आप नोट डाउन करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन नोट डाउन जहां करेंगे, तो उसमें दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से नोट करिएगा। यदि ऋण पर ब्याज रुपए 2.45 करोड़ है, तो विज्ञापन, कर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कुल कितना खर्च आता है। एक बार फिर, यदि ऋण पर ब्याज रुपए 2.45 करोड़ है, तो विज्ञापन, कॉमा लगाएंगे, कर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कुल कितना खर्च है। तीन चीजों का यहाँ पर पूछा हुआ। ऑप्शन है 7 करोड़, 4.2 करोड़, 4.5 करोड़ और 3 करोड़। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा ऋण पर ब्याज का संगत परसेंट कितना है। ऋण पर ब्याज पर संगत परसेंट कितना है,
ये आप देख लेंगे। ऋण पर ब्याज का परसेंटेज कितना है, 17.5 है। फिर क्या करेंगे आप लोग कि जैसे कहाँ कहाँ पूछा, विज्ञापन, कर और रिसर्च। विज्ञापन और कर और रिसर्च का, इनको तीनों का परसेंटेज देख लेना है। तो विज्ञापन मतलब 15, 10 और 5। 15 विज्ञापन का, 10 और 5 ये जोड़ लिया, ये कितना हो गया, 15, 10, 25, 5, 30%। ठीक है, इस किसका किसका हुआ, विज्ञापन का, कर का और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का 30% हुआ। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का पूछा क्या है लास्ट में कि इसमें कुल कितना खर्चा हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसके शुरू में वैल्यू दिया है 17.5% की वैल्यू कितना दे दिया, 2.45 करोड़ दे दिया है। ठीक, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 1% की वैल्यू 2.45 बटे 17.5। अब हमको क्या निकालना है, 30% की वैल्यू। 30% की वैल्यू हो जाएगी 2.45 बटे 17.5 गुणे 30। ये उत्तर निकल के आएगा आपका, अगर देखा जाए तो 42 करोड़ यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर आपको जो हमने दिया है, सॉरी 42 करोड़ नहीं, 4.2 करोड़। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे आते हैं एक क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको आप नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर ये कहता है 3, आधारभूत संरचना और परिवहन पर कुल खर्च तथा कर और ऋण के ब्याज पर कुल व्यय का अनुपात कितना है। बहुत आसान है, क्योंकि क्या पूछा है, ध्यान से लिखिएगा, आधारभूत संरचना और परिवहन पर, मतलब आधारभूत संरचना और परिवहन पर कुल खर्च तथा कर और ऋण के ब्याज पर कुल व्यय का अनुपात क्या है। दोनों दोनों को जोड़ देना है। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे, आधारभूत संरचना और परिवहन, तो कितना आएगा, 20 प्लस 12.5 अनुपात 10 प्लस 17.5। इन दोनों के बीच का अनुपात पूछा है, तो ये आपका आ जाएगा 32.5 अनुपात 27.5, 13:11। ये आपका आंसर हो जाएगा नंबर 3 का। ठीक है, ये थोड़ा डेसिमल में अगर वैल्यू आ रही, थोड़ा कठिन सवाल है। फिर एक क्वेश्चन, बहुत लास्ट क्वेश्चन में बता रहा हूं आपका, क्वेश्चन नंबर 4। ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसको आप बहुत ध्यान से देखिए। कंफ्यूजन क्यों, मैं बता रहा हूँ क्यों। क्वेश्चन आप नोट डाउन करेंगे, यदि कंपनी का कुल खर्च 20 करोड़ रुपए है, तो वाहन और वेतन पर व्यय का अनुपात क्या होगा। अब आप लोगों को लग रहा होगा 20 करोड़, एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, यदि कंपनी का कुल खर्च रुपए 20 करोड़ है, तो वाहन और वेतन पर व्यय का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल सा यहाँ पर कुछ नहीं आपको निकालना है, वाहन और वेतन पर व्यय का अनुपात को एकदम से अनुपात निकाल देना है बस। 20 करोड़ केवल आपको कंफ्यूजन दिया है, ठीक है ना, कंफ्यूज करने के लिए, उससे कोई आपको लेना देना नहीं है। और बटे 20, 12.5, ये आपका किसका आ गया, वाहन या फिर मतलब परिवहन और वेतन। वेतन कहाँ गया आपका 20, ये आपका रेशियो निकाल देना है, ये आपका रेशियो आ जाएगा 5/8। कैसे 5/8 आएगा, इसको आप 125 भागे 200 भी लिख सकते हैं, फिर काट पीट देंगे तो 5/8 उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको डील करना था। ठीक है, क्वेश्चन आपने लिख लिया है, उसके बाद आंसर भी आपने लिख लिया है, ये आपको यहाँ से हम लोगों ने करवा दिया। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन, जो आप पाई चार्ट के रूप में देखेंगे। कैसे, पाई चार्ट का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। एक इसका क्वेश्चन आ सकता है, एक पाई चार्ट का, बस दो ही टाइप के क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना रहती है। ठीक है, तो हम लोग अब पाई चार्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। ये ये आपको दिख रहा होगा एक, ये क्या कहलाता है, पाई चार्ट। ठीक है ना, अब पाई चार्ट जब ये कहलाता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको एनालिसिस करिए। कोई शिक्षण संस्थान है, उसका ये खर्चा दिखाया गया है, ठीक है ना,
कि कर्मचारी का वेतन 38% जाता है, प्रचार करने में 4%, अनुरक्षण में 20%, परिवहन में 10%, क्रीड़ा में 8, फिर यहाँ 5% और 15%, ये टोटल 100% का लेखा जोखा है। ठीक, अब यहाँ पर हमको क्वेश्चन क्या पूछते हैं, इसमें भी देखिए पहला क्वेश्चन है, आप नोट डाउन करिएगा। यदि पूरे वर्ष के दौरान कुल व्यय रुपए 65 लाख है तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर कितना व्यय हुआ? नंबर 1 क्वेश्चन है। यदि पूरे वर्ष के दौरान कुल व्यय रुपए 65 लाख है तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर कितना व्यय हुआ? ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम को ढूंढेंगे। ठीक है, तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों को ढूंढेंगे, कितने परसेंट इसमें है? 5% खर्चा। कुल कितना दिया है? 65 लाख। तो हमको सिंपल था 65 लाख का 5% निकाल लेना है, जो कि आपका अगर देखा जाए तो 65 गुणे 5/100 ये आ जाएगा आपका 3.25 लाख। ये पहले क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर नोट डाउन करिएगा, क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रमों 5% हो रहा है, 65%, 65 लाख का। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, कर्मचारी वेतन का सेक्टर केंद्र पर कितने डिग्री कोण बनाता है? ये फिर से लिखिएगा, कर्मचारी वेतन का सेक्टर केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाता है? हमने पहले ही बताया था कि अगर यहाँ पर पूछा क्या है, डिग्री पूछा है, डिग्री पूछने का मतलब क्या करना है आपको? परसेंटेज दिया है, परसेंटेज से डिग्री करने के लिए आप 3.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप वेतन क्या पूछा है? वेतन कर्मचारी ना, तो कर्मचारी वेतन का परसेंट 38 है, तो 38 गुणे सीधे 36/100 कर देना है, सॉरी 360/100 कर देना है, या फिर सीधे इसको आप काटे पीटेंगे तो आपका सीधे उत्तर आ जाएगा, या फिर 3.6 से डायरेक्ट इंटू कर देना है तो आपको उत्तर आ जाएगा 137 डिग्री। कभी भी परसेंटेज से डिग्री अगर लाना हो तो क्या करना है आपको? 3.6 से गुणा। फिर तीसरे नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किन मुद्दों का योगफल कर्मचारी वेतन के समान है? एक बार फिर, निम्नलिखित में से विकल्पों में से किन मुद्दों का योगफल कर्मचारी वेतन के समान है? इसमें ऑप्शन है विविध व्यय, परिवहन और सांस्कृतिक कार्यक्रम, अनुरक्षण, परिवहन और क्रीड़ा, सी ऑप्शन अनुरक्षण, क्रीड़ा और प्रचार, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आपको क्या पूछा है कि कर्मचारी वेतन जो है उसके किन किन का योग 38% हो रहा है। तो आप लोग यहाँ से देखिएगा, मान लीजिए हम लोग ऑप्शन नंबर जाते हैं, विविध व्यय, परिवहन और सांस्कृतिक, तो हो रहा है क्या? विविध, परिवहन और सांस्कृतिक नहीं हो रहा। दूसरे नंबर पर अगर जाएंगे, अनुरक्षण, परिवहन और क्रीड़ा, तो 20, 10, 30, 8, 38 ये हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी, क्या क्या? अनुरक्षण प्लस परिवहन प्लस क्रीड़ा, दैट इक्वल टू कर्मचारी वेतन वाला। ठीक, ये हो गया आपका 3। एक और क्वेश्चन अगला आता है, क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर 4 में है, यदि शिक्षकों के वेतन में 20% की वृद्धि हो जाए, ओके, तो कुल कर्मचारी वेतन का नया कोण कितने डिग्री का होगा? एक बार फिर से, यदि शिक्षकों के वेतन में 20% की वृद्धि हो जाए तो कुल कर्मचारी वेतन का नया कोण कितने डिग्री का होगा? ऑप्शन 45.6, 43.6, 56 निर्धारित नहीं किया जा सकता। यहाँ पर आप जवाब जरूर दीजिएगा वीडियो रोक के, उसके बाद फिर मैं 2 मिनट में तो बताने ही वाला। आप वीडियो ऑप्शन देख के जरूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है ना, क्या होगा इसका उत्तर। तो मैं बता देता हूँ, ठीक है, बताइए देता हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा शिक्षकों के वेतन के 20% की वृद्धि हो जाए। अब आप लोग यहाँ ढूंढ रहे होंगे शिक्षकों का वेतन कहीं है ही नहीं। जब शिक्षकों का वेतन है ही नहीं तो इसमें आप लास्ट वाला ऑप्शन निर्धारित नहीं किया जा सकता। जब शिक्षकों का वेतन कोई सेक्टर है ही नहीं तो आपको कोई लेना देना नहीं, इससे डिग्री निकालने आप लोग नहीं बैठ जाएंगे। ठीक, तो इसका डेटा नॉट फाउंड है, डेटा नॉट फाउंड ऐसा, ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन आपका है, यदि हम विविध व्यय और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के मदों का योग कर दें तो संयुक्त रूप से व्यय केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बने? एक बार पुनः, यदि हम विविध व्यय
और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के मदों का योग कर दें तो ये संयुक्त रूप से व्यय केंद्र पर कितने डिग्री कोण बनेगा। तो आप लोग जो जो लिखा है विविध व्यय सांस्कृतिक कार्यक्रमों को ऐड कर देंगे। विविध व्यय कितना है 15%, 15% प्लस सांस्कृतिक कार्यक्रम 5%, ये आप यहाँ पर जोड़ दिए, मतलब कितना 20% हो गया। अब परसेंटेज टू एंगल हमको करना है तो परसेंटेज से एंगल निकालने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई 3.6 करना है। तो आपको क्या करना है 20 गुणे 3.6, ये कितना हो गया 7.72 डिग्री, 72 डिग्री का यहाँ पर कोण बन जाएगा। ओके। 7.2 है। हाँ ठीक है, तो 72 डिग्री का यहाँ पर कोण बन जाएगा। ऐसे आप इसको आसानी के लिए 20/100 गुणे 360, वही है मामला 1 2 36 दूनी 72, ठीक है ना। या फिर 20 गुणे 3.6 भी करेंगे तो आपको 72 डिग्री के यहाँ पर कोण बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने 5 सवाल देखे, आप ऐसे ही करेंगे, बस उस कॉन्सेप्ट को याद रखना है हमेशा। परसेंटेज टू एंगल निकालना है तो क्या करेंगे 360/100 से गुणा कर देंगे या फिर 3.6 से गुणा कर देंगे। और एंगल टू परसेंटेज निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, वहां पर हमको भाग दे देना पड़ेगा 3.6 का, या फिर 3.6 कठिन लगता है तो जितना दिया है उसकी वैल्यू 36/100, 100 ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से 360/100 सॉरी। तो इस तरह हम लोगों ने इस डाटा इंटरप्रिटेशन वाले चैप्टर को देख लिया। इसके बाद ज्यादा आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, ठीक है ना। ये हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिए, आप लोगों ने शायद नोट डाउन कर लिया होगा मैंने जो बोला है। उसके बाद आप लोग इसको एक बार बस ऐसे रिवाइज करके या फिर लास्ट में देख के जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपका लास्ट में फिर से एक बार बताता हूँ, करना क्या है। DI सॉल्व करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक परसेंटेज टू एंगल और एक एंगल टू परसेंटेज। तो जब भी आपको परसेंटेज से एंगल में जाना हो तो आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 3.6 या फिर मल्टीप्लाई बाय 360/100। और आपको अगर एंगल से परसेंटेज निकालना हो तो डिवाइडेड बाय 3.6 या फिर डिवाइडेड बाय 360/100 ये कर देना है। ये पाई चार्ट का एक रामबाण है, इलाज है मान लीजिए, और यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। तो इस तरह हम लोगों ने DI चैप्टर को बहुत आसानी से कंप्लीट किया। इसको आप देख लेंगे और आप लोग कर पाएंगे आप सवाल, ठीक है ना। तो हम लोग मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। जो भी वीडियो आएगा मैं आपको अपलोड कर दूंगा। अब मैं शायद कोशिश करूंगा कि मैं एक सब्जेक्ट पकड़ के चलूं और उसके सारे यूनिट करवाने की कोशिश करूं, सारे यूनिट में जितने भी इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस का सोच रहा हूं करवाने का, ठीक है ना। तो आप लोग इसको करते रहे, आपका पेपर 1 बहुत स्ट्रांग हो चुका है, ये कॉन्फिडेंस आप लेके जाइए, ठीक है ना। और अगर हो सके, मैं सही बता रहा हूँ, आप अगर वीडियो को मिनिमम 2 बार देख लेंगे, 2 बार से ज्यादा आपको ज्यादा नहीं देखना है, 2 बार देख लेंगे ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपके 35 क्वेश्चन नहीं कहीं भी नहीं गए हैं, आपको सही होना ही होना। तो आप 2 बार वीडियो को जरूर देखें, भले ही 2x 3x में करके देखिए, और बाकी नहीं समझ में आए तो एक बार और देख लीजिए, उसमें क्या आपको कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।